Let us start new fungus, that is Phytophthora. Today we will take let us start. We are देखिए, आज हम लोग बात करेंगे फाइटोप्थोरा फंगस की। ये जो फंगस है ये बहुत ही डिस्ट्रक्टिव फंगस है, विनाशकारी फंगस है, जो कि लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो नाम की डिसीज पैदा करता है। सबसे पहले ध्यान रखिए, लेड ब्लाइट। फंजाई क्लासिफिकेशन करेंगे तो फंजाई में आएगा, थैलोफाइटा के अंडर में। और उसके बाद डिवीज़न यूमाइकोटा, सब डिवीज़न मैस्टिगोमाइकोटिना, क्लास ऊमाइसिटीज, ऑर्डर पेरोनोस्पोरेस, फैमिली पाइथिएसी, जीनस फाइटोप्थोरा। Then species is most important. There are several species of Phytophthora, but we are discussing only one species, that is Phytophthora infestans. स्पेशल कैरेक्टर की बात कर लें तो माइसीलियम विल बी वेल डेवलप्ड, ब्रांच्ड, aseptate and sinusotic. Then mostly fungus is terrestrial, parasitic with saprophytic tendency. मीन्स परजीवी है लेकिन उसकी टेंडेंसी जो है, झुकाव जो है वो सेप्रोफिटिक टाइप का होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स बाय मीन्स ऑफ स्पोरेंजिया, जो कि डायरेक्टली जर्मिनेट करेगी एज ए कोनेडिया जब कंडीशंस अनफेवरेबल होंगे, और इनडायरेक्टली जब कंडीशंस फेवरेबल होंगे तब जूस्पोर प्रोड्यूस करेगी। जूस्पोर जो रहेंगे बहुत यूनिक रहेंगे। दे आर किडनी शेप, नेकेड, यूनिन्यूक्लिएट एंड बाईफ्लैजिलेटेड। और बाईफ्लैजिलेटेड मीन्स दो प्रकार के फ्लैजिला होंगे, तीन सेल जो कि फॉरवर्ड होगा और वीप्लेस जो बैकवर्ड होगा। द प्रोटोप्लाज्म ऑफ oospore इज डिफरेंशिएटेड इनटू पेरिप्लाज्म एंड ooप्लाज्म। ये भी यहाँ का यूनिक कैरेक्टर है। पेरिप्लाज्म में सेवरल न्यूक्लियाई होंगे, करीब 40 के करीब, जबकि ooप्लाज्म में ओनली 1 न्यूक्लियाई होगा। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के बारे में और कुछ बात करें तो लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिसीज फैलाता है। आलू इसका होस्ट है, पोटैटो, और फैकल्टेटिव पैरासाइट है। ये मीन्स मोस्टली सेप्रोफिटिक नेचर का है, बट इफ होस्ट इज इजिली अवेलेबल देन इट बिकम फैकल्टेटिव पैरासाइट। डिसीज जो फैलती है उसका माध्यम हवा रहता है जनरली, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एयरबॉर्न डिसीज, समटाइम्स ऑल्सो बाई रेन्स, मतलब वर्षा ऋतु के द्वारा भी ये फैल सकता है। इनाकुलम, यू नो, इनाकुलम मीन्स द पार्ट ऑफ पैथोजन, मतलब ये फाइटोप्थोरा पूरा का पूरा अटैक नहीं करेगा, उसका एक पार्ट यहाँ जाएगा स्वस्थ पौधे में, हेल्दी प्लांट के, आलू वगैरह में, वो इनाकुलम का। इनाकुलम यहाँ पर जूस्पोर और कोनिडिया दोनों प्रकार का हुआ। देन एपिडेमिक डिसीज हो जाती है कभी कभी जब बहुत ज़्यादा व्यापक फेवरेबल कंडीशंस होती हैं फॉर द फाइटोप्थोरा। देन एपिडेमिक मतलब महामारी का रूप ले लेता है। हमने पहले लिख दिया कंडीशंस आर वेरी फेवरेबल फॉर पैथोजन, मतलब होस्ट के फेवर में नहीं, पैथोजन के फेवर में होंगी तब एपिडेमिक होगा। और पर्टिकुलरली लो टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी इसके फेवर में रहेंगे फंगस के। और एक डिसीज और होती है अर्ली ब्लाइट, जो कि दूसरे फंगस के द्वारा होती है, जिसका नाम है अल्टरनेरिया, जिसको अलग से पढ़ाया जाएगा, इनको ध्यान रहे। तो दोनों में कई बार डिफरेंस पूछा जाता है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन अर्ली ब्लाइट एंड लेट ब्लाइट। अर्ली ब्लाइट का मैं ये बता देता हूँ कि यहाँ पर जो डिसीज है आपको जल्दी दिखाई देगी, मतलब जैसे पौधा यंग रहेगा, बहुत छोटा रहेगा, तभी पत्तियों में कंसेंट्रिंग रिंग दिखाई देंगी, तो वो वहाँ पर जो सड़न होगी दैट विल बी अर्ली ब्लाइट। और बिकॉज जो डिसीज है वो अर्ली अपियर हो रही है, जल्दी दिखाई दे रही है। जबकि हम लोग जो बात कर रहे हैं पक्सीनिया आपका फाइटोप्थोरा का, यहाँ पर जो लेट ब्लाइट का मतलब है कि जो डिसीज है इसका अपेरेंस जो है, सिम्टम्स जो आपको कब दिखाई देगा, लेट दिखाई देगा, जब पौधे एक सेवरल हाइट को अटेंड कर लेंगे और उसमें इवन ट्यूबर्स भी, आलू के कण भी आ जाते हैं जो धीरे धीरे सड़ने लगते हैं, और तब हम कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि पौधा बहुत बड़ा हो चुका रहता है। देन देखिए कि जो इट कॉजेज लेट ब्लाइट मैंने पहले ही बता दिया, इट इज़ डिस्ट्रक्टिव डिसीज, बहुत ही विनाशकारी रोग है,
जो कि सफिशिएंट डैमेज पैदा करता है क्रॉप में, जो फसल है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पर्याप्त डैमेज करेगा। लीव्स एज ए सेप्रोफाइट, सेप्रोफाइट के रूप में रहता है मोस्टली सॉइल में ये, बट इन द प्रेजेंस ऑफ ए सुटेबल होस्ट, सुटेबल होस्ट के क्या पाते ही इट बिकम पैरासाइट, तुरंत डेवलप करेगा अपने आप को एज ए पैरासाइट। सिम्टम्स के माध्यम से देखें तो आपको लीफ में डार्क ब्राउन कलर के या ब्लैक लेजर्स दिखाई देंगे, धब्बे दिखाई देंगे। और आलू में भी, ये पत्तियों में दिखाया मैंने, अब आलू की जो कंद रहेगा उसमें भी इन्फेक्टेड पार्ट बिल्कुल ही इस प्रकार से डार्क कलर का, ब्लैक कलर का हो जाएगा, और ये ट्यूबर है आलू का। इस प्रकार से आलू कुल मिला के इसकी वैल्यू बहुत लो हो जाएगी और ये काम का नहीं रहेगा। लेड ब्लाइट में यहाँ जो डिसीज का जो सिम्टम्स है इसमें दो प्रकार का है, रॉट और नेक्रोसिस। दोनों ही माइक्रोब्स के मीन्स माइक्रोस मीन्स फंगल एक्शन के चलते जो पत्तियों में रॉट सिम्टम्स है और नेक्रोसिस है। तो नेक्रोसिस में ये होता है कि जो टिश्यूज रहते हैं वो उनकी डेथ हो जाती है, डीके सड़ने लगते हैं और बैड एमिट करते हैं, मतलब आपका बहुत ख़राब सुगंध आती है, दुर्गंध मान के चलिए। जब कंडीशंस नमी रहेगी तो और भी भयंकर दूषित वातावरण हो जाता है, लेकिन जब कंडीशंस ड्राई रहेगी तो सड़न नहीं होगी और राट टाइप का आपको सिम्टम दिखाई देगा। आलू का जो ट्यूब है वो ब्लैक कलर का हो जाएगा और पत्तियां जो हैं वो करली हो जाएंगी और गिरने लगेंगी। ट्यूबर्स डीप ब्राउन कलर के हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे, मतलब वो इतने अच्छे नहीं रहेंगे इस फार्दी सब्जी के लिए, आप उसको ठीक से फिर उसका वैल्यू नहीं मिलेगी। कुल मिला के अल्टीमेटली कह सकते हैं कि जो ईल्ड है, ईल्ड मीन्स आउटपुट, वो लो हो जाएगी। जो फार्मर्स हैं उनको जो इनकम होना चाहिए वो बहुत माइनस में पहुंच सकती है। ट्यूबर का वेट जो है वो बहुत कम हो जाएगा और खाने के लायक भी नहीं रहेगा। डिटेल्स जो है अपन बात करें फाइटोप्थोरा की, तो स्ट्रक्चर के मामले में फंगस बहुत ही सरल होता है और थैलस जो है यहाँ पर सेवरल हाइफा से मिलकर बनाता है और सभी हाइफा को कलेक्टिवली हम बोलते हैं माइसीलियम। तो माइसीलियम पूछा जाए व्हाट इज माइसीलियम, तो दैट इज द ग्रुप ऑफ हाइफा, आर यू कैन से कलेक्शन ऑफ हाइफा। बहुत सारे हाइफा मिल जाएंगे, देखिए हाइफा इस प्रकार से मिल गए हैं बहुत सारे, और ये हाइफा जब मिल जाएंगे उसको माइसीलियम कहा जाएगा। तो इस प्रकार से एक माइसीलियम की बात करेंगे तो माइसीलियम में एक माइसीलियम नहीं होगा, बहुत सारे हाइफा होंगे। एक हाइफा की बात करेंगे तो इस प्रकार से देखिए ये हाइफा बना दिया है हमने और इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस है। अब ये सेप्टेट, ये वाला सेप्टेट है, ये वाला नॉन सेप्टेट। तो यहाँ पर जो माइसीलियम रहेगा फाइटोप्थोरा में ये इस प्रकार का है, नॉन सेप्टेट मतलब असेप्टेड, मल्टी न्यूक्लिएट और सिनोसिटिक। तो जब माइसीलियम या हाइफा जो इसकी यूनिट है वो असेप्टेड होगी तो ये सिनोसिटिक कहलाएगा या मल्टी न्यूक्लिएट कहलाएगा। और बाकी के केसेस में हम आगे देखेंगे तो वहाँ पर माइसीलियम इस प्रकार से, बेसिडोमाइसिटी जो अगर पक्सीनिया वगैरह पढ़ेंगे तो माइसीलियम वहाँ पर सेप्टेड रहेगा। तो ये इस प्रकार से ज़्यादा कोई इसमें इंपॉर्टेंट नहीं। और सेल वाल जो रहेगी इसकी वो फंगल सेलुलोज या कार्टिन की बनी रहेगी और इसके अंदर जो मटेरियल्स रहेंगे भोज्य पदार्थ वगैरह वो आपके ऑयल ड्रॉप्स और ये इस प्रकार से पदार्थ रहेंगे, ग्लाइकोजन मान के चलिए, ये सब रहेंगे, ग्लाइकोजन एंड ऑयल ड्रॉप्स। देन कम टू ये सेल के अंदर या होस्ट के अंदर किस प्रकार से रहते हैं। तो होस्ट के जो बीच बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस होंगे वहाँ पर यदि हैं इस प्रकार से माइसीलियम इंटरसेलुलर माइसीलियम कहलाएगा। और ये जो इंटरसेलुलर माइसीलियम है देखिए ये हेस्टूरिया भेज रहा है सेल में, और सेल के अंदर जो पोषक तत्व हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो इन हेस्टूरिया के माध्यम से माइसीलियम में पहुँचेंगे। इस प्रकार से ये हेस्टूरिया जो है वो भोज्य पदार्थ को माइसीलियम पहुँचाता है। लेकिन इन द केस ऑफ ये इंटरसेलुलर माइसीलियम की बात की, अब इंट्रासेलुलर में क्या होगा कि यहाँ पर हेस्टूरिया तो नहीं होगा, सीधे सीधे माइसीलियम जो है इंटर कर चुका है होस्ट सेल के अंदर और ये पूरा जो इसका मटेरियल है इसको ये डायरेक्ट एब्जॉर्ब करेगा। इस प्रकार से ये विदाउट होस्टेरिया जो है माइसीलियम जो रहेगा दैट विल बी इंट्रासेलुलर। तो दोनों प्रकार के माइसीलियम ऑब्जर्व किए गए हैं इन केस ऑफ फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है बाय मीन्स ऑफ जूस्पोर एंड बाय मीन्स ऑफ कोनिडिया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा जब कंडीशंस आर अनफेवरेबल। तो जब फेवरेबल कंडीशन है उस समय देखिए बहुत सारा माइसीलियम यहाँ पर डेवलप होगा अंदर इंटरसेलुलर स्पेस में भी और इंटरसेलुलर स्पेस में, और ये पूरा का माइसीलियम जो बिलो दी स्टोमेटा देखिए इकट्ठा हो गया और यहाँ से ये बाहर निकल रहा है और ये जो स्ट्रक्चर बाहर निकल रहा है दैट इज एस्पेरेंजियोफोर
और इसके ये स्पोरेंजियोफोर इस प्रकार से बाइफर्केटेड हो जाता है, फिर ऊपर जाके फिर बाइफर्केटेड हो जाता है, दैट इज कॉल्ड डाइकोटोमस ब्रांचिंग। और इसके अल्टीमेट जो टिप होगा उसमें ये स्पोरेंजिया बनने लगेगी, जो कि ओवल होगी या फिर लेमन शेप्ड होगी, नींबू के आकार की। और इसमें देखिए बिग दिखाई दे रही है इस प्रकार से। तो ये स्टोमेटा का थोड़ा ये बाहर निकल रहा है। और ये मीजोफिल टिश्यूज हैं, ये लीफ की हैं, मतलब फाइटोप्थोरा जिस पर अटैक किया है होस्ट, मतलब आलू पर, ये दिखाई दे रहा है इस प्रकार से। लेमन शेप्ड स्पोरेंजिया को देखिए, ये प्रोटोप्लाज्मिक क्लीवेज के तरह बहुत सारे सेल्स बन चुके हैं। ये कब होगा? जब कंडीशन फेवरेबल होंगी। यहाँ पर एपिकल पेपिला दिखाई दे रहा है या ग्रोथ हो रही है यहाँ पर, और इस प्रकार से प्रोटोप्लाज्मिक सेगमेंट बन गए। लेकिन जब टेम्परेचर 20 to 30 डिग्री सेल्सियस होगा तो यहाँ पर किसी प्रकार का प्रोटोप्लाज्मिक क्लीवेज नहीं होगा और ये डायरेक्ट एज ए कोनेडिया कार्य करेगी ड्राई कंडीशन में। ठीक है, डायरेक्टली जर्मिनेट करिए एज ए कोनेडिया बिकॉज देयर इज नो फेवरेबल कंडीशन। लेकिन जब कंडीशंस बिकम फेवरेबल फॉर द पैथोजन, तो यहाँ टेम्परेचर 12 से 15 डिग्री, मतलब 12 to 15 डिग्री सेल्सियस है, हाई ह्यूमिडिटी है, नमी ज़्यादा है, तो ये इनडायरेक्ट जर्मिनेट करेगा और यहाँ पर जू स्पोर प्रोड्यूस करेगा। सबसे पहले प्रोटोप्लाज्मिक क्लीवेज के तहत ये बहुत सारे जो टुकड़े बने हैं प्रोटोप्लाज्मिक मास, ये के पूरे आपके म्यूसिलेजिनस वेजाइकल में आ जाएंगे और ये डिजॉल्व हो जाएगी और ये बाहर आ जाएंगे सभी जू स्पोर। और यहाँ बाहर आने के बाद ये विथ फ्लैजेला वगैरह सब दिखाई दे रहा है। ये आपका विप्लेस और ये 10 सेल फ्लैजेला किडनी शेप जू स्पोर बन गए हैं, जो कि यूनिक कैरेक्टर है। इस प्रकार से किडनी शेप जू स्पोर बाहर आ जाएंगे वेजाइकल से और तैरने लगेंगे। कुछ समय बाद फ्लैजेला जो है इसका विड्रॉ हो जाएगा और इट सेक्रेट से वाल, इसके बाद चारों तरफ से एक वाल, विड्रॉ मतलब फ्लैजेला खत्म हो जाएगा और चारों तरफ से एक वाल घेर लेगा और इस प्रकार से फेवरेबल कंडीशन में आने के पहले जैसे ही आएगा तब तक रेस्ट करेगा। उसके बाद जैसे ही फेवरेबल कंडीशन ये जर्म ट्यूब के द्वारा इस प्रकार से होस्ट के आपके जो स्टोमेटा है उसके थ्रू ये इंटर करेगा। इस प्रकार से देखिए यहाँ पे इंटर दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार से जर्म ट्यूब स्टोमेटा के थ्रू अंदर प्रवेश कर रही है और यहाँ पर जाने के बाद इंटरसेलुलर माइसेलियम बना रही है। स्पेशल फीचर में ये लिखेंगे जैसे ही स्पोरेंजिया डिटैच होती है तो यहाँ पर आपको जो स्पोरेंजियोफोर है उसमें इस प्रकार से थोड़ा स्वेलिंग दिखाई देगी। इस प्रकार जहाँ से भी डिटैच होगी, जैसे यहाँ से डिटैच हो रही है यहाँ पर स्वेलिंग दिखाई देगी। ये स्पोरेंजिया निकल चुकी है। ये कांटेक्ट जहाँ पर होता है स्पोरेंजिया और स्पोरेंजियोफोर का, उसको बोलते हैं एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑन स्पोरेंजियोफोर स्वेलिंग दिखाई देगी। ये इसका पहचान इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो हमारे पैथोलॉजिस्ट हैं जब परीक्षण करते हैं कि फाइटोप्थोरा है कि नहीं, तो ये देखते हैं कि फाइटोप्थोरा में यदि इस प्रकार से स्वेलिंग दिखाई दे रही है इसके स्पोरेंजियोफोर में, तो मान के चलो 100% ये फाइटोप्थोरा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एडवांस टाइप का होगा, दैट इज oogamous, और यहाँ पर जो थैलस रहेगा दैट विल बी होमोथैलिक और हेटेरोथैलिक। होमोथैलिक मतलब एक ही थैलस में दोनों प्रकार के सेक्स ऑर्गन्स बनेंगे, एंथ्रीडिया और ओगोनिया, जबकि हेटेरोथैलिक में अलग अलग हाइफा में बनेंगे। इस प्रकार से देखिए दोनों हाइफा, ये जो हाइफा था इससे इस प्रकार से ये एक अलग हाइफा है, ये अलग हाइफा है। इस प्रकार से माइसेलियम यहाँ पर था, इससे दोनों प्रकार के सेक्स ऑर्गन बनना है। क्लब शेप्ड होगा तो एंथ्रीडिया है और ग्लोबोस शेप्ड होगा तो ये ओगोनिया है। सबसे पहले एंथ्रीडिया की बात करें, एंथ्रीडिया में 8 to 12 न्यूक्लियाई रहेंगे इनिशियली और साइटोप्लाज्म वगैरह यहाँ पर सेप्टा बन जाएगा। इस प्रकार से एंथ्रीडिया अलग हो जाएगी उससे, और मतलब अलग लगी हुई है बट अभी, और ये दोनों ही एंथ्रीडिया और ओगोनिया एक दूसरे के लेटरल साइड में अटैच्ड हैं। इस प्रकार की कंडीशन को बोला जाता है पैरागाइनस स्टेज। तो पैरागाइनस स्टेज में दोनों ही क्लोज रहेंगे और इस प्रकार से देखिए कि ये जो अब ग्लोबोस शेप्ड आपका ओगोनियम है, इसके अंदर ये सबसे सेंटर में जो प्रोटोप्लाज्मिक मास था, बहुत सारे न्यूक्लियस थे, इसमें दो डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा। तो सारे के सारे न्यूक्लियस पेरिप्लाज्म में आ जाएंगे और केवल एक न्यूक्लियस जो रहेगा वो यहाँ पर ऊप्लाज्म में रहेगा। तो इसको बोलते हैं ऊप्लाज्म और इसको बोलते हैं पेरिप्लाज्म। पेरिप्लाज्म में मेनी न्यूक्लियाई रहेंगे करीब 40 के और ऊप्लाज्म में केवल एक ही न्यूक्लियाई, और यही फंक्शनल रहेगा जो कि बाद में एक बनाएगा। इसके बाद यहाँ से फर्टिलाइजेशन ट्यूब बनेगी और ये फर्टिलाइजेशन ट्यूब यहाँ टच करेगी और इसके बाद ये फर्टिलाइजेशन ट्यूब से केवल एक्टिव जो आपका मेल पार्टनर रहेगा वो अंदर प्रवेश करेगा। तो इस प्रकार से एक मेल न्यूक्लियस, बाकी सारे न्यूक्लियस इसके नष्ट हो जाएंगे 12 वाले, ओनली वन विल बी फंक्शनल
और ये एंटर करेगा तो इस प्रकार से मेल न्यूक्लियस और यहाँ पर जो सिंगल न्यूक्लियस है ऊपलाज में वो फ्यूज होगा और जाइगोट बनेगा। बाकी ध्यान देंगे कि पेरीप्लाज्म के जो 39 जो न्यूक्लियाई हैं वो डिजेनरेट होंगे और इसको खुद सप्लाई प्रदान करेंगे इस प्रकार से। और ओगोनियम का मैंने पहले ही बता दिया, ग्लोबोज स्ट्रक्चर है, डिफ्रेंशिएटेड इनटू ओप्लाज्म एंड पेरीप्लाज्म, बड़ा यूनिक कैरेक्टर है। फिर जाइगोट कैसे बना ये भी बता दिया। एंथेडियम में केवल एक ही फंक्शनल रहेगा, न्यूक्लियाई भी लिख सकते हो। फर्टिलाइजेशन जो है बाई फर्टिलाइजेशन ट्यूब हुआ है, N+N मतलब मेल पार्टनर का N। और यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो ओगेनस टाइप का तो है बट मेल न्यूक्लियस जो है वो फर्टिलाइजेशन ट्यूब के थ्रू ही पहुँच रहा है, बिकॉज इट इज़ नॉट सिलिएटेड और कहीं फ्लैजिलेटेड और मोटाइल नहीं कुल मिला के। और ये जो आपका फीमेल पार्टनर है वो तो एग है जो कि नॉन मोटाइल है। इस प्रकार से 2N बन गया, ऊ स्पोर कहलाएगा ये। और ये वो स्पोर्स जो है थिक वॉल रहेगा और ये रेस्ट करेगा और इसके बाद इसमें रिडक्शन डिवीजन होगा। कुल मिला के जो ऊ स्पोर्स हैं दे आर पेरिनेटिंग बॉडीज एंड फेस एडवर्स कंडीशन, मतलब एडवर्स कंडीशन को ये फेस करने के लिए रहते हैं। मतलब जो वो प्रतिकूल परिस्थिति रहती है तो उस समय क्या है कि ये फाइटोप्थोरा अपने आप को बचाए रखने के लिए इस प्रकार से पेरिनेटिंग बॉडी बनाता है और वो अपने आप को अनुकूल स्थिति आने का या फेवरेबल कंडीशन आने का इंतजार करता है। जैसे ही कंडीशन फेवरेबल होंगी रिडक्शन डिवीजन शुरू हो जाएगा और उसके बाद जूस्पोरेंजिया प्रोड्यूस करेगा और जूस्पोर बनाएगा फिर, और जूस्पोर फिर नए माइसेलियम बनाएंगे होस्ट में गिरने के बाद। इस प्रकार से देखिए कभी कभी स्पेशलिटी देखने मिली है कि जो ओगोनियम है उसके लेटरल साइड में या एकदम बाजू में पार्टनर नहीं रहता, पार्टनर बिल्कुल नीचे दिखाई देगा कॉलर, जैसे ये मेल पार्टनर एज ए कॉलर क्लब शेप रहेगा, लेकिन सब रहेगा तो ऐसे ही लेकिन कॉलर में रहेगा कि मतलब पड़ोस में नहीं रहेगा। और इस प्रकार से हाइफा, देखिए हाइफा है, हाइफा से दोनों पार्टनर निकल रहे हैं, ये मेल पार्टनर है और ये फीमेल पार्टनर। तो फीमेल पार्टनर यहाँ पर टॉप में है, इसके गले में इस प्रकार से नेक में कॉलर की तरह अटका हुआ है, इसको बोलते हैं एम्फीगाइनस। तो यहाँ पर दो प्रकार की कंडीशन मैंने बताई, पैरागाइनस जो आमतौर पे देखने को मिली और दूसरा है एम्फीगाइनस। तो कभी कभी डिफरेंस पूछा जाता है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन पैरागाइनस एंड हाइपरगाइनस। नाउ हाउ टू कंट्रोल, कैसे आप डिसीज को कंट्रोल करोगे। तो सबसे पहले हमारे जो किसान भाई हैं उनको बहुत ज़रूरी है, उनके बच्चे पढ़ते हैं, खासकर 90% विलेजर्स हैं, तो उनको जानकारी मिल जाती है फाइटोप्थोरा के माध्यम से कि आपको रेजिस्टेंट वैरायटी बोना है। मतलब बच्चों तुम घर में ध्यान रखना कि जब भी आलू की खेती करो तो कौन सी वैरायटी बो, रेजिस्टेंट। मतलब रेजिस्टेंट मतलब होता है प्रतिरोधक, जो किस्में जिसमें प्रतिरोधक क्षमता रहेगी उसी को बोना है, ऐसे कल्टीवेशन करना है ट्यूबर्स का। प्रॉपर सैनिटेशन का ध्यान रखना है, खेतों में जाओ तो साफ सफाई उचित तरीके से करो, मेहनत से करो। और चूँकि ये फंगस जो है सेप्रोफिटिक है तो इसलिए ज़मीन की अच्छी सफाई होनी चाहिए ताकि इसका कीटाणु न रह पाएँ, फंगस न रह पाएँ। सिलेक्शन ऑफ गुड वैरायटी, जब भी जो आप सिलेक्शन करें आलू के ट्यूब का बहुत अच्छी वैरायटी होनी चाहिए। डीपली सोन, हमेशा आलू को थोड़ा गहरा बोएं और जब भी ट्यूबर का कलेक्शन करते हैं तो 50 डिग्री फ़ारेनहाइट पर ही करें ताकि माइसेलियम नष्ट हो जाए। जब डिसीज एकदम से फैल गई तो पॉसिबल ये है कि बचाना तो मुश्किल है, बट फंजीसाइड स्प्रे करो तो बहुत कुछ थोड़ा बहुत फंगस नष्ट हो सकते हैं और आगे फैलने की संभावना कम रहती है। बोर्डो का मिक्सचर छिड़को और DZ17 मतलब डायाथेन Z78 आपको वहाँ स्प्रे करना है। लाइफ साइकिल की बात करें तो फाइटोप्थोरा एक हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है, कही हैप्लॉइड फंगस है और इसमें दो प्रकार की रिप्रोडक्शन देखने को मिले, असेक्सुअल और सेक्सुअल। तो असेक्सुअल में देखिए कोनिडिया प्रोड्यूस कर रहा है और कोनिडिया फिर डायरेक्ट फाइटोप्थोरा बना रहा है। एस्पोरेंजियोफोर बना, उससे फिर एस्पोरेंजिया बनी, एक जूस्पोर बना, फिर उसके बाद फाइटोप्थोरा बना। ये फेवरेबल कंडीशन में होगा और ये जब अचानक अनफेवरेबल ड्राई कंडीशन में होगा। इस प्रकार से फाइटोप्थोरा देखिए यहाँ पर दो पार्टनर प्रोड्यूस कर रहा है, मेल एंथेडिया और फीमेल ओगोनिया। इसके अंदर प्लस स्टैंड के न्यूक्लियस हैं, इसमें माइनस के हैं, एन दोनों हैप्लॉइड हैं। एन और एन मतलब मेल न्यूक्लियस और एक यहाँ फ्यूज हुआ फर्टिलाइजेशन ट्यूब के द्वारा। इसके बाद फिर ये ऊ स्पोर बन गया, ऊ स्पोर डिप्लॉयड है जिसमें रिडक्शन डिवीजन होगा और रिडक्शन डिवीजन होगा तो फिर जर्म ट्यूब बनेगी, जर्म ट्यूब से फिर जूस्पोरेंजिया बनेगा, जूस्पोरेंजिया से जूस्पोर्स बनेंगे और बहुत सारे फाइटोप्थोरा बन जाएंगे। कभी कभी बताया जाता है कि डायरेक्ट भी ऊ स्पोर यदि कंडीशंस आर वेरी फेवरेबल तो
डायरेक्ट ये डिडेक्शन डिवीजन होगा और उसके बाद ये जर्मिनेट करके फाइटोप्थोरा बनाएंगे, पर इसकी थोड़ा संभावना मेरे को कम लगती है। लाइफ साइकिल ऑफ फाइटोप्थोरा, इस प्रकार से हमने आज देखा कि बहुत ही खतरनाक बीमारी है ये। इसको बचाने के लिए आप लोग को मतलब आलू को बचाने के लिए, आलू हमारा प्रिय भोजन है, हर सब्जियों में इसको डाला जाता है, तो सोलेनम ट्यूबरोसम इसका बॉटनिकल नेम है। तो इस प्रकार से आपको जानकारी रखनी है कि जो हमारा फाइटोप्थोरा है वो ये पैथोजन है, और पूरा इंपॉर्टेंट पैथोजन कौन सा है, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। यहाँ पर होस्ट कौन है, पोटैटो। नेम ऑफ डिसीज क्या है आपका, लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो। और इस प्रकार से सिम्टम्स वगैरह के बारे में अच्छी जानकारी आपको दी गई। धन्यवाद। जय श्री राधे। तो उसको सेव करो भला, कर तो दिया, मनु नहीं कर पा रहा, सिखा देना, फिर छोड़ के जाना है, छोड़ के जाऊँगा बोल रहा है। सेव करो, सेव इसको, एप्पल आईपैड ले। अभी कुछ मत करो, हुआ है।